हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही खास है। जो विद्यार्थी अभी आप साइंस का एग्जाम देने वाले हो, मैथ का एग्जाम दे रहे हो, सोशल का एग्जाम देने वाले हो, दोस्तों इसमें हम साइंस करके खास आप लोग का पूरा साइंस का महातारक वीडियो आने वाली, यानी कि इसमें बहुत सारे 100+ सवाल इसमें आप लोग देखने को मिलेगा। मतलब एक सिंगल वीडियो हम लोग बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगा। सभी का रिविजन है ये वीडियो, सभी वीडियोज़ का तो एक बार रिविजन कर सकते हो, पूरा तरह से हो जाएगा। जो नहीं पढ़े एक बार पढ़ लीजिए, इससे काफ़ी सारे सवाल आप लोग एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। सभी को शेयर कर दीजिए, तो आप स्टेटस में ही लगा दीजिए ताकि सभी बच्चा देख ले। सभी को जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल है। सबसे पहला सवाल दोस्तों कि निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है। ठीक है, सदिश राशि कौन नहीं है, तो देखिए विस्थापन की, देखिए सदिश और अदिश दो राशि होती है। सदिश जिसमें दिशा होती है, दिशा यानी कि जिसमें डायरेक्शन होता है। ठीक है, कोई एक दिशा में कोई चीज जा रहा है तो वो सदिश राशि होती है। और जिसका कोई दिशा नहीं होता है भाई, वो मार्ग से भटकता है, मतलब उसका कोई डायरेक्शन ही नहीं है, जिधर मन हो जाता है, तो वो अदिश राशि हो जाएगा। समझ लो, तो विस्थापन का एक दिशा होता है, याद रखना विस्थापन दिशा होता है तो सदिश राशि हो जाएगा। भार भी नीचे की तरफ लगता है, भार भी सदिश राशि हो जाएगा। त्वरण का भी एक दिशा होता है। तो चाल जो होता है ना मेरे भाई, चाल आप लोग का सदिश राशि नहीं होती है। ठीक है, वेग, अगर वेग बोलता, सुन लो, अगर बोलता वेग तो वेग सदिश राशि है। ठीक है, अगर वेग बोलता तो वेग सदिश राशि है, लेकिन चाल जो है चाल सदिश राशि नहीं है, इसलिए चाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं है। ठीक है, हर एक चीज को समझ लीजिएगा ताकि कोई भी प्रकार के सवाल आए उसको आप बना सको, इसलिए समझ लीजिएगा। जैसे आंसर नहीं रटिएगा। ठीक है, आंसर रटने से भी दिक्कत हो सकता है। जिस प्रकार 10th वाले फोड़े हैं ना, 10th वाले इस प्रकार फोड़े एग्जाम में आप लोग फोड़ोगी। बस इस चैनल में बने रहो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और एकदम धुआंधार पढ़ाई करते रहो। अचर चाल से गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ होता है। देखिए अचर चाल मतलब क्या, जिसका कोई फिक्स नहीं है। कभी मान लो 5 मीटर पर सेकंड चल रहा है, कभी 6 मीटर पर सेकंड चल रहा है, कभी 20 मीटर प्रति सेकंड चल रहा है, कभी 40 मीटर प्रति सेकंड चल रहा है। मतलब जिसका स्पीड जो हो रहा है ना, वो कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है। तो इस प्रकार का जो दूरी समय ग्राफ हो जाएगा, इसका याद रखना वक्र रेखा हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर बोलता कि चर चाल से गतिशील वस्तु, अगर चर होता, अचर नहीं होता तो सरल रेखा होता। यहाँ पर अचर का बात बोला है तो वक्र रेखा हो जाएगा। वक्र रेखा मतलब इस तरह टेढ़ा रेखा हो जाएगी, ग्राफ होगा और इस तरह टेढ़ा रेखा आपका चाल हो जाएगा। समझ रहे हो। ऑडोमीटर मापता है, बाइक बहुत चलाते होंगे आप लोग, हालांकि 9th में है तो बहुत कम ही बच्चा चलाता है, 9th में बहुत किसी को नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन जो चलाते होंगे देखते हैं, या फिर गाड़ी तो देखिए आगे में मीटर लगा रहता है, उसी को बोलता है ऑडोमीटर। उसमें दिखा रहता है ना कि कितना दूरी चला गाड़ी। ठीक है, तो वही माप दूरी दिखाता है ऑडोमीटर। क्या दिखाता है, दूरी। यहाँ पर एक मीटर लगा रहता है, उसमें लिखा रहेगा दूरी कितना मीटर चला, तो आपका ये क्या मापता है, दूरी को मापता है, गाड़ी द्वारा चली गई डिस्टेंस मापता है। जो इंग्लिश वाले विद्यार्थी इंग्लिश क्वेश्चन पढ़ लीजिए। न्यूटन किसका ऐसा मात्रक है, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ, तो न्यूटन दोस्तों बल का ऐसा मात्रक होता है। बल का क्या होता है, बल का ऐसा मात्रक होता है। एफ इक्वल होता है ना एम ए भाई, एम ए, तो ये बल एफ का ऐसा मात्रक, एफ मतलब फोर्स। निम्नांकित में कौन सही है, सही कार्य का सूत्र पूछा है, तो कार्य बराबर होता है दोस्तों बल गुने विस्थापन। कहाँ दिख रहा है, देखो बल गुने विस्थापन, इसको बिल्कुल रट लो आप लोग। बल गुने विस्थापन होता है कार्य का फॉर्मूला, क्या होता है, बल गुने विस्थापन। दो, जो कि ऑप्शन नंबर दो आपका सही हो रहा है, बल गुने विस्थापन। एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू सॉरी कार्य यानी वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों, वर्क इक्वल टू हो जाएगा, अरे भाई वर्क इक्वल टू हो जाएगा बल और गुने विस्थापन मतलब एस, बस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है दोस्तों, याद रखना आवृत्ति का जो ऐसा मात्रक होता है ना, हर्ट्ज होता है। क्या होता है, हर्ट्ज, जिसको हम एच और जेड से सूचित करते हैं। वायु में ध्वनि तरंगे क्या होती है दोस्तों, आप लोग ये वाला सवाल मॉडल पेपर में भी था। वायु में ध्वनि तरंगे क्या होती है, तो ये अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। कैसी तरंगे होती है, अनुदैर्घ्य, यानी कि ऑप्शन नंबर, जी हाँ 7 का जो है 1 सही हो जाएगा, 7 का 1 अनुदैर्घ्य तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आवृत्ति जो है एन तथा द्रव्यमान लेमडा वाली तरंग की चाल भी दी जाती है, संबंध होगा। तो याद रखना भी मतलब चाल दिया है, तो चाल बराबर भी इक्वल टू होता है आवृत्ति यानी कि एन गुने लेमडा, यानी भी इक्वल टू एन लेमडा हो जाएगा, एन लेमडा। याद रखना भी का फॉर्मूला क्या होता है, एन लेमडा। कहाँ पर है, देख लो भी का फॉर्मूला एन लेमडा, भी इक्वल टू एन लेमडा, ये हो जाएगा। ठीक है, बी इक्वल टू एन लेमडा। ऑप्शन नंबर 1 आपका परम सत्य उत्तर हो गई। और श्रव्य ध्वनि का प्रास होता है, मतलब ऐसा ध्वनि जिसको आप सुन सकते हो, जो हम लोग कान को बर्दाश्त कर सकता, हम लोग कान। ठीक है, ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड, मतलब हमारा कान जितना बर्दाश्त कर सकता है उससे ज़्यादा सुनाओगे तो कान का पर्दा फट के बाहर निकल जाएगा। यानी सुन लो क्या होता है, जी हाँ 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है ये वाला। ऑप्शंस में ऐसा भी लिखा रहता है कि 20 से 20 किलो हर्ट्ज, किलो मतलब ही 1000 हो जाएगा, तो 20,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 2 है बिल्कुल सही उत्तर। 20 से कम होगा तो सुनाई नहीं मिलेगा, और 20 से ज़्यादा होगा 20,000 से तो सुनो एकदम कान का पर्दा फट जाएगा।
ठीक है, चलो आगे देखो। पृथ्वी का द्रव्यमान होता है दोस्तों, याद रखना 6.6 इंटू 10⁴ kg होता है पृथ्वी का द्रव्यमान, जो कि ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही उत्तर प्रतीत होता है। प्रतीत क्या, 100% सही ही है। ठीक है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 6 इंटू 10⁻24 kg, एकदम दिमाग में खोल के भर लो। पृथ्वी के केंद्र पर 20 kg बालक का भार, भाई साहब 20 kg हो, 40 kg हो, 80 kg हो, 1 क्विंटल का बालक हो, हालांकि 1 क्विंटल का बालक कभी होता नहीं है, 100 kg का होता है क्या, हो ही सकता है जो ज्यादा खाता है। तो सुन लो, पृथ्वी का केंद्र में दोस्तों किसी भी वस्तु का जो भार होता है ना वो 0 होता है। अब बोलो सर 0 क्यों होता है, केंद्र मतलब बीचों बीच में, बीचों बीच में, यहाँ आप लोग रहते हो, यहाँ पर पृथ्वी का केंद्र यहाँ पर एकदम बीचों बीच में क्या होता है, 0 होता है। क्यों, क्योंकि दोस्त यहाँ पर जो गुरुत्वीय त्वरण है ना, जी का वैल्यू वो 0 होता है। और भार निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सुन लो, भार यानी कि वेट, W इक्वल टू होता है mg। द्रव्यमान तो भाई किसी का 0 नहीं होगा, द्रव्यमान रहेगा ही नहीं, 5 kg 6 kg, बालक हो सकता है 20 kg का, 40 kg का, 60 kg का, जैसे यहाँ 20 kg का दे दिया है। लेकिन मेरे दोस्त जी का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाता है, 0, और जी 0 तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, इससे गुना होके। इसलिए जो वेट है यानी भार है वो क्या हो जाएगा, 0। कहां पर, केंद्र में। ऑप्शन नंबर 1। दाब डैश राशि, दाब कोई एक दिशा में दबाते हो ना, ठीक है, तो दाब में डायरेक्शन होता है, तो क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। जड़त्व का गुण होता है, जड़त्व का गुण किसमें होता है, प्रत्येक वस्तु में, किसी वस्तु में, किसी भी वस्तु में नहीं होता है कि केवल गतिशील वस्तु में ही होता है दोस्तों। जड़त्व दुनिया के हर एक वस्तु में होता है। ठीक है, आप सोते हो तो भी जड़त्व है, आप उठते हो तो भी जड़त्व है, पत्ता, पेड़ के पत्ते में जड़त्व है, घर में कोई रखा हुआ चीज में जड़त्व है। कैसे पता चलेगा सर, जड़त्व है जब तक आप उस पर कोई बल नहीं लगाओगे उस वस्तु पर, तो जब वस्तु अपनी जगह से हिलेगी नहीं। ठीक है, हर एक वस्तु में जड़त्व होता है। कोई चल रहा है तो चलने का जड़त्व होता है। ठीक है, आप सुबह सो के उठते हो, नहीं उठते हो ना, एकदम सोने का जड़त्व होता है, आराम से एकदम सो रहे हो। पेड़ में भी पत्ते में जड़ तो होता है। ठीक है, तो कोई भी चीज अगर गति में है तो गतिशील रहना चाहेगा, अगर विराम में है तो मतलब रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, तो ये जड़त्व बोलता है इसको। यानी कि जड़त्व का गुण प्रत्येक वस्तु में होता है, विश्व का प्रत्येक वस्तु में जड़त्व का गुण होता है। ठीक है, आप में है, हम में, सब में है। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है, देखो एक होता है ठोस। ठीक है, ठोस में क्या होता है, ठोस तो बिल्कुल टाइटली पैक्ड होता है, जैसे लकड़ी का गुटखा। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है बिल्कुल एकदम मूव नहीं करता है। लेकिन जो गैस द्रव होता है, द्रव देखते हो, द्रव इधर उधर घूमता रहता है। गैस तो और हवा में इधर उधर गैस घूमते रहता है। मतलब सबसे कम ऊर्जा की बात करें तो अणु किस में होगा, तो ठोस में होगा, क्योंकि बहुत सख्त होते हैं, इधर का अणु उतना ज्यादा घूम नहीं पाता है, इसलिए ठोस हो जाएगा सबसे कम। और अगर दोस्तों सुन लो मेरी बात, यहाँ तो पूछा है कि अणु की ऊर्जा सबसे कम होती है, मेरे आंसर का जवाब देना कमेंट में कि सबसे अधिक ऊर्जा कहाँ पर होती है, कमेंट में जरूर जवाब दो। ठीक है, सबसे अधिक ऊर्जा किस में होती है। अगला सवाल देखो, 10 डिग्री तापक्रम बराबर है, 10 डिग्री किसके बराबर होता है, तो याद रखो जब भी सेंटीग्रेड के को चेंज करना है, 10 डिग्री सी है ना, इसको अगर केल्विन में चेंज करना होता तो कुछ नहीं, सीधा 273 जोड़ दो, 273 जोड़ दोगे तो आपका हो जाएगा 283 केल्विन, 283 केल्विन। वहीं अगर कभी केल्विन को सेंटीग्रेड में चेंज करने बोलता तो आप 273 से माइनस कर देता। ठीक है, सेंटीग्रेड को बोला केल्विन में 273 जोड़ देना, अगर केल्विन को बोलता सेंटीग्रेड में तो 273 माइनस कर देना। समझ गया, ये क्या हो जाए इसका 283 केल्विन। ओके, अगला सवाल है, निम्न में द्रव में कौन अनिश्चित है। द्रव में दोस्तों उसका आकार हमेशा अनिश्चित होता है भैया, जिस भी शेप में डालो वो सब डल जाएगा। एक गिलास पानी है, गिलास का आकार ले लिया, उसको कटोरा में डाल दो कटोरे का आकार ले लेगा, मग में डाल दो मग का आकार ले लेगा। मतलब जिस भी चीज में डालोगे उसका आकार बदलता जाएगा। घनत्व तो आयतन द्रव्यमान नहीं बदलता है, जितना पानी है उतना ही रहेगा, तो ये कैसे बदल जाएगा। ठीक है, पानी का घनत्व भी सेम ही रहता है, तो आकार दोस्तों ये बहुत ही बेवफाई बदलता रहता है। जल के एक अणु में हाइड्रोजन में ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है। जल के एक अणु में दोस्तों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार, देखो समझ लो, मैं इसलिए कह रहा हूं ना क्योंकि क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है, समझना जरूरी है, रटना नहीं। रटना तो आपको हर जगह मिल जाएगा, बट समझो, आपको चीजों को अच्छे से मैं समझा रहा हूं ताकि दुनिया का कोई भी क्वेश्चन है बिल्कुल फोड़ क्या हो तोड़ क्या हो। ठीक है, जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। क्या होता है, H2O। तो इसमें आपको जल का और ऑक्सीजन का भार का अनुपात निकालना। जल का भार कितना होता है, हाइड्रोजन कितना होता है, सॉरी जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का 1 होता है, एक अणु का, 2 अणु का 2 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का सर 16 द्रव्यमान होता है, तो उसको काट देना, 2 1 2 2 8 16, यानी 1 अनुपात जो 8 है आपका परम सत्य उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या 2 सही हो जाएगा। सही है। क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, क्लोरीन यानी Cl। सबसे पहले इसका परमाणु संख्या तो याद रखो, जी हाँ, कम से कम दोस्तों आप लोग 30 तक परमाणु संख्या याद रख ही लो तो ज्यादा मजा आएगा, तो बनेगा क्वेश्चन। तो क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना 30 होता है, सॉरी 30 बोल रहा है, 17 होता है। 17 को आप कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिखोगे, सबसे पहला अगर में 2 लिखते हैं, फिर 8 लिखते हैं, 2 8 10 हो गया, और कितना बचा 7 बचाना, 2 8 7 हो गया काम तमाम। ठीक है, चलो 2 8 7 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, तत्व के समस्थानिक में क्या होते हैं वही, तो तत्व के समस्थानिक में सुन लो क्या होता है, न्यूट्रॉन सॉरी परमाणु संख्या समान होता है। परमाणु संख्या समान बोले तो प्रोटॉन की संख्या समान होती है, लेकिन जो न्यूट्रॉन की संख्या होती है ना मेरे भाई वो अलग अलग हो जाती है। ठीक है, क्या होता है, एक तत्व के समस्थानिक में न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या होती है, समझ रहे हो क्या होता है, क्यों, क्योंकि उसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है, प्रोटॉन की संख्या समान होती है, बट न्यूट्रॉन की संख्या जो होगा ना वो अलग अलग हो जाएगा। किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन एवं 17 प्रोटॉन है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा, क्या होगा, द्रव्यमान, याद रखना परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या, याद रखना। किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान निकालते हो तो हो जाए न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। न्यूट्रॉन कितना है, 18 है, प्रोटॉन कितना है, 17 है, दोनों को जोड़ दोगे तो आ जाएगा 35, जो कि ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा कि हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है, तो दोस्तों हाइड्रोजन का परमाणु संख्या एक ही होता है ना, ठीक है, तो इसमें एक परमाणु होता है, किसका होता है, तो प्रोटॉन का होता है भाई, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, क्योंकि एक ही तो परमाणु संख्या है, एक परमाणु संख्या है तो प्रोटॉन की संख्या एक हो जाएगी, न्यूट्रॉन की संख्या है ही नहीं, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 है, इसलिए इसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कर देना, द्रव्यमान आ जाएगा तो 1 + 0, इसका द्रव्यमान भी 1 हो जाता है, समझो। आगे बढ़ो, केनाल किरणें किसका किरण पुंज है दोस्तों, केनाल किरणें धन आवेशित होती है, धन आवेशित होती है, तो धन आवेशित ये प्रोटॉन का किरण पुंज हो जाए, याद रखना। केनाल किरणें जो है ना वो प्रोटॉन का किरण पुंज है। अतिचारण का संबंध है, अतिचारण मतलब भाई साहब मृदा का हो जाएगा अपर्दन, कैसे, क्योंकि गाय गरु छागल सब ये सब क्या करता है, आपका ये सब क्या करता है, घास ज्यादा खा लेता है, घास ज्यादा खा लेता है तो क्या होता है, ऊपरी मिट्टी उड़ जाता है, घास खा लेगा तो मिट्टी दिखेगा, मिट्टी दिखेगा तो पानी गिरेगा, मिट्टी को बहा देगा तो मृदा का अपर्दन हो जाएगा, समझ गए ना। चलिए, पृथ्वी की सतह पर कितना जल पाया जाता है, ये भी कुछ पूछने की बात है, बच्चा बच्चा बोलेगा 70% आएगा, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में नहीं, इसमें जल का आप लोग बोर्ड एग्जाम में 90% से ऊपर लाना है। आगे देखो, जल कितना है, 70% पाया जाता है पृथ्वी के भाग में। अवगाड्रो संख्या का मान होता है 6.022 × 10⁻23। ये सब रटने का चीज है, मैं बोल दे रहा हूँ ना तो रट ही लेना। बोले सर आप रटने को बोल रहे हो, आप तो बोल रहे हो समझना है, भाई इसको रटना है, ठीक है, इसमें क्या समझोगे, चलो 6.022 × 23 याद रख लेना, ये होता है, ये इसको रख लेना याद। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इतना आसान सवाल बोला है, याद रखना H2O होता है जल का रासायनिक सूत्र, जिसको हम लोग पीते हैं पानी, कोई कोई खाता भी है। पेचिश का रोगकारक जीव है तो दोस्तों वो प्रजीव होता है, यानी प्रोटोजोआ होता है। पेचिश का रोगकारक जीव क्या है, प्रोटोजोआ है, ऑप्शन नंबर 4 परम सत्य उत्तर। और एक संक्रामक रोग क्या है दोस्तों, तो जो है ना यहाँ पर हैजा यानी कोलेरा, ये आप लोग का एक संक्रामक रोग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ये सारे हम लोग बायोलॉजी में इंटर कर चुके हैं, इसलिए अब ये सब दिख रहे हैं। आत्महत्या का थैला कहलाता है तो दोस्तों लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या है, आत्महत्या का थैला, ये फट जाता है ना तो अपनी कोशिकाओं को गला देता है, इसमें हानिकारक रासायनिक रसायन एंजाइम होता है, समझ लो। तो लाइसोसोम क्या है, आत्महत्या का थैला होता है, जैसे फटेगा तो सारी नसों को गला देगा, मतलब सारा जो है वहाँ पर कोशिका सबको गला देगा। पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को कहते हैं, तो पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन नंबर 3। पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन होता है दोस्तों 1000 गुना। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जितने सवाल बता रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए अच्छे से देख लो। अगला सवाल, कोशिका का बिजली घर है तो दोस्तों कोशिका का बिजली घर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, 32 का हो जाएगा 1। और अगला सवाल है पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं, तो दोस्तों रसोई घर बोलते हैं हरित लवक को, यानी क्लोरोप्लास्ट को। हिंदी में भी क्लोरोप्लास्ट लिखा सकता है, याद रखना, क्लोरोप्लास्ट बोलो, हरित लवक बोलो, बात बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, वह वैज्ञानिक जिसने जीव द्रव्य का नामकरण किया, तो पुरकिंजे ने दोस्तों जीव द्रव्य का नामकरण किया था। नेक्स्ट सवाल देखिए, किस प्रकार के उत्तक क्रियाशील लगाने पौधों में वार्षिक बलय बनता है, आप लोग देखिए है ना, पौधा है, पेड़ है मोटा सा, उसमें बखला जिसको बोलते हैं, लगता है टूट के गिर जाता है, जिसको बखला बोलता है, बखला बंगला में या जो भी आप लोग भाषा में बोलते होंगे, तो उसको कौन सा उत्तक कारण ये हर साल बनता है, ये बनता है पार्श्व विभेद्योतक। पार्श्व मतलब साइड में, ठीक है, लैटरल मेरिस्टेम याद रख लेना, पार्श्व विभेद्योतक। ट्रैकिड्स पाए जाते हैं जाइलम में पाए जाता है मेरे भाई। मूंगफली खाते हो और बादाम भी खाते हो तो उसके छिलकों में क्या पाया जाता है, कौन देखने गया, लेकिन याद रख लेना उसमें स्क्लेरिड्स पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा।
जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के उत्तक है? तो दोस्तों जाइलम जल का वहन करता है और फ्लोएम जो भोजन का वहन करता है, तो ये संवहन उत्तक हो जाएगा क्योंकि बहने का काम करता है खाना और जल को। 39 नंबर सवाल है, रंध्र के क्या कार्य है? रंध्र दोस्तों छोटे छोटे बिंदु होता है, ठीक है, वो खुलता है तो पानी एक्स्ट्रा जो पानी निकल जाता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी इसमें गैसों का भी आदान प्रदान होगा और वाष्पोत्सर्जन भी होगा। ऑप्शन नंबर ए और बी सही हो जाए, ऑप्शन नंबर 3। और हमारा अंतिम सवाल है, वह उत्तक जो हमारे शरीर में वसा का संचय करता है क्या कहलाता है? तो वसा का संचय जो करेगा उससे हम लोग बोलेंगे वसीय उत्तक। एक भी क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन मिस मत करना, क्योंकि दोस्तों इसमें से क्वेश्चन जरूर बने एग्जाम में, और जो आप मान लो मिस कर देते हो तो फिर वही एग्जाम, अगर वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। चलिए, हर एक चीज को धमाकेदार तरीके से समझा भी देंगे और धुआंधार तरीके से आप लोग एग्जाम भी जाएगा। बस चैनल में बने रहो, सब्सक्राइब कर लो, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों बच्चों को शेयर कर दो ताकि सभी बच्चों को लाभ मिले। और आप प्लीज अभी तक सब्सक्राइब नहीं हो तो कर लो ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग वीडियो को देख पाओ। जिस पर पिछली बार विद्यार्थी आप लोग सिर्फ 10 से 12 दिन पढ़ करके फोड़े थे, आप लोग भी फोड़ोगे इस बार, मतलब अच्छा नंबर लाओगे। पहला सवाल देखिए क्या दोस्तों कि त्वरण का ऐसा मात्रक क्या है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। तो त्वरण का ऐसा मात्रक दोस्तों है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, याद रखना, ठीक है, याद रख लेना। त्वरण का ऐसा मतलब क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वही अगर बोलता कि वेग का ऐसा मतलब क्या होता है, तब होता है दोस्तों मीटर प्रति सेकंड, याद रखना। त्वरण का ऐसा मतलब होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी परम सत्य उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, वेग में परिवर्तन की दर है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? यानी कि वेग मतलब भी और बटा परिवर्तन की दर मतलब समय, v बाई टी को बोलते हैं एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण। तो याद रखना, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। वही आप लोग अगर बोलता विस्थापन में परिवर्तन की दर तो उसको वेग बोलते हैं, समझ रहे हो ना? तो यही बात है। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलेंगे? त्वरण बोलेंगे मेरे भाई, एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि एक कार 2 घंटे में 100 सेंटीमीटर की दूरी तय करती है, इसकी औसत चाल क्या है? देखिए औसत चाल निकालना पड़ा। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट दोस्तों, 100 सेंटीमीटर नहीं बल्कि 100 किलोमीटर होता है। देखिए इंग्लिश में सही दिया हुआ है, ठीक है, तो देख लो उसको। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, याद रखना। औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना है? तो सर 100 किलोमीटर है। कुल समय कितना है? तो सर 2 घंटा है। काट दो, 2 5 10, 50 बार में कट जाएगा, यानी कि 50 km प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा हम लोग का इसका सत्य परम सत्य उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल देखो क्या बोल रहा है, 2 के द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से त्वरित करने में कितना बल की आवश्यकता होगा? तो पहले लिख लो क्या क्या दिया हुआ है। द्रव्यमान दिया है 2 kg, तो एम बराबर सर लिख दिए 2 kg, सही है, बहुत बढ़िया। और क्या दिया? त्वरण दिया, त्वरण को बोलता है ना ए बराबर कितना दिया? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको निकालना क्या है कि बल की आवश्यकता कितनी होगी? तो बल मतलब फोर्स, मतलब एफ बराबर एम ए, एम इंटू ए, एम ए हो गया। एम कितना है? 2 है। ए कितना है? 5 है। 2 5 कितना हो जाएगा? 10, और इसका हो जाएगा न्यूटन। 10 न्यूटन आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देख लो बी सही है। समझ गए? इतना ही आसान एग्जाम में पूछेगा, समझ रहे हो? तो बस आपको समझने की जरूरत है, इसलिए कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ताकि हर एक चीज़ को आप समझ सको। कोई वीडियो अपलोड करो तो उसको आप लोग मिल पाए आप लोग को। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है? बोले चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार जो होता है पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है? तो वो दोस्तों 1/6 गुना होता है, याद रखना। मान लो अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है, भार को ऐसा मतलब न्यूटन होता है, तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? उसका 1/6 गुना। किसका? 60 का 1/6 गुना, यानी कि वहां पर माल बोल सकते हो 10 न्यूटन ही सिर्फ होगा। मतलब कितना हल्का होगा समझ रहे हो? चंद्रमा में 1/6 गुना, बहुत अपने आप को हल्का महसूस करोगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। धनुष की तनित डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित हो? धनुष का जो डोरी तान के रहता है उसे मारने के लिए भड़ाक से, तो कौन सा ऊर्जा रहता है भाई? स्थितिज ऊर्जा रहता है, क्योंकि वो स्थिर है। स्थिर पानी पाथर काटे, वो क्या धनुष है, एकदम पूरा तान के खींचे हुए एकदम तीर को। तो इसमें क्या है? स्थिति ऊर्जा है, जैसे छोड़ोगे भड़ाक से मारेगा। तो ये हो जाएगा आप लोग क्या? स्थिति ऊर्जा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज कितनी होगी? गतिज कितनी हो जाएगी? बोला किसी वस्तु का वेग अगर दोगुना हम कर दें, ठीक है, वेग मतलब भी को, तो उसका गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? देखो गतिज ऊर्जा होता है हाफ एम भी का स्क्वायर, तो हाफ हो जाएगा, एम तो एम ही रहेगा, और भी कितना हो जाएगा? इसका डबल हो जाएगा, 2 भी का स्क्वायर हो जाएगा। तो भाई इसका स्क्वायर करोगे तो देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है, तो हाफ एम तो रहेगा ही, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर हो जाए 4 भी का स्क्वायर। 4 को पहले आप निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा? हाफ एम भी स्क्वायर, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 4 इंटू हाफ एम भी, कितना गुना हो गया? 4 गुना हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या? 4 गुना, 1 मिनट, 4 हाँ 4 गुनी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है।
दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि इनमें से तरंग वेग यानी भी तरंग का वेग दिया है, तरंग देज यानी कि लेमडा बोलता है तरंग देज को दोस्तों, और आवृत्ति यानी कि एन बोलता है आवृत्ति को, का बीच सही संबंध क्या है? तो मेरे भाई एक फॉर्मूला याद रखना, v इक्वल टू होता है एन लेमडा। क्या होता है? एन लेमडा, v इक्वल टू, जो कि पहला ही ऑप्शन आप सभी के समक्ष बिल्कुल सही सही प्रकार से दिख रहा है, v इक्वल टू एन लेमडा आपका सही उत्तर हो जाएगा, जहाँ v है वेग, एन है आवृत्ति और लेमडा है तरंग तेज। समझ गए? चलो आगे बढ़े। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या यानी कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण सवाल एग्जाम में छप भी चुका होगा। किलोवाट आवर होता है, किलोवाट घंटा, जिसको हम लोग हिंदी बोलते हैं किलोवाट घंटा। के से किलो, डब्ल्यू से वाट, एच से आवर, यहाँ पे घंटा, तो किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर इसका सही उत्तर हो गया, जो भी बोलो। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक बड़ा जी का ऐसा मात्रक क्या होगा? बड़ा जी का ऐसा मात्रक क्या होता है? ये होता है दोस्तों न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कैसे होगा? देखो एफ बराबर क्या होता है? बड़ा जी m/r²। आपको इसका निकलना है ऐसा यूनिट, तो एफ का क्या होता है? न्यूटन होता है। बहुत बढ़िया। ये मीटर स्क्वायर उधर चल जाएगा ना गुना होके, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर देखिए इधर का इसका भी केजी, इसका भी केजी, मास है द्रव्यमान का केजी होता है, तो 2 को केजी यानी केजी का स्क्वायर, इधर गुना में उधर के बट्टा हो जाएगा, यानी कि बट्टे केजी स्क्वायर हो जाएगा, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। परम सत्य उत्तर आपका सही हो जाए ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य क्या होगा? कार्य यानी वर्क, W बराबर क्या होता है? बल गुने विस्थापन, बल मतलब फोर्स और गुने बल, विस्थापन, विस्थापन मतलब S, डिस्प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कार्य, ये हो गया बल, ये हो गया विस्थापन। अब क्या बोल रहा है कि अगर विस्थापन ही शून्य हो जाए, मतलब इसी को शून्य कर दे भाई, तो यहाँ पर अगर शून्य कर देंगे तो F गुना 0 करोगे तो 0 ही आएगा ना भाई, तो हो जाए क्या? 0 जूल हो जाएगा। समझ गया ना? बहुत बढ़िया। निम्न में किसका जड़त्व अधिक है? तो जितना भारी उतना ज्यादा जड़त्व, समझ रहे हो? जितना ज्यादा भारी होगा मतलब जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ही क्या होगा? जड़त्व अधिक होगा। तो सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका है भाई? रेलगाड़ी। तो यहाँ पर रेलगाड़ी दिया है, कुछ और भी एग्जांपल्स दे सकते हैं, बट आपको याद रखना है क्या? जो द्रव्यमान, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका जड़त्व अधिक होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। द्रव्यमान और वेग की गुणनफल को क्या बोलते हैं? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल यानी m इंटू भी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं p। सर p मतलब क्या होता है? p मतलब होता है संवेग। कौन सा वेग सर? अरे भाई संवेग, 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 याद रख लो। p को क्या बोलता है? संवेग। इसका फॉर्मूला क्या होता है? p इक्वल टू एम बी, डायरेक्ट फॉर्मूला में पूछ सकता है, ठीक है, याद रखना, p इक्वल टू एम बी। अगला सवाल है, तो द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। ऑप्शन ए। ध्वनि तरंगे होती है, तो दोस्तों ध्वनि तरंगे जो होती है ना वो अनुदैर्ध्य तरंगे यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। सामान्य मनुष्यों के कानों के लिए श्रव्यता का प्रयास क्या है? दोस्तों ये सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार के भी मॉडल पेपर में तो देख सकते हो, ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर में भी है। यानी कि दोस्तों आप लोग का श्रव्यता प्रयास क्या हो जाएगा? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज कर दो, किलो मतलब 1000, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज हो गया इसकी आवृत्ति श्रव्यता का प्रयास। मतलब 20 हर्ट्ज से नीचे रहेगा तो भी आप सुन पाओगे, सॉरी तो नहीं सुन पाओगे, और इससे ज्यादा होगा तो आपका कान ही फट जाएगा भाई, ठीक है, सुनते रहना। अगला सवाल देखो, स्टील का जहाज पानी पर नहीं डूबता लेकिन स्टील की कांटी पानी में डूब जाता है, इसका कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण, उत्प्लावन, घर्षण, इनमें से कोई नहीं, तो ये हो उत्प्लावन बल। दोस्तों जो स्टील का जहाज होता है ना उसमें उत्प्लावन बल कार्य करता है, उसको ऊपर की ओर ज्यादा बल लगता है हर एक जगह पे, लेकिन जो कांटी होती है छोटी होती है उस पर उतना उत्प्लावन बल कार्य नहीं कर पाता है, उतना ऊपर की ओर कांटी को बल दे के नहीं रख सकता है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों क्या होता है कि जहाज पानी में तैरता है जबकि कांटी फटाक से डूब जाता है। संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है, याद रखना, संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होता है, और इसे न्यूटन का कौन सा नियम बोलता है? कमेंट करके जरूर बोलना। हर एक बच्चा, जो जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हो, कमेंट करके जरूर बोलना कि संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है? तो मैंने कह दिया आरोपित बल के समानुपाती होता है। ये न्यूटन का कौन सा नियम बोलता है? कमेंट करके जरूर बोलना, महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है, जरूर बोलना कौन सा नियम बोलता है। पहला नियम, द्वितीय नियम, तीसरा नियम। तत्व का एक उदाहरण, तत्व कौन है भैया? तो हमारा प्यारा प्यारा ऑक्सीजन, जिसको आप लोग सांस के रूप में ग्रहण करते हो, मतलब मैं भी करता हूँ यार, सब करता है, जीव जंतु जानवर सब करते हैं। तो ऑक्सीजन इस एक तत्व है वो, जिसको ऑक्सीजन को O2 बोलते हैं, ठीक है। एक मोल बराबर होता है, एक मोल में कितने कण होते हैं? दोस्तों देखिए ये जो न्यूमेरिकल्स है इस पर एक स्पेशल वीडियो आएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आप लोग सवाल रहेंगे ही रहेंगे। जो ये मोल नंबर हो गया, द्रव्यमान हो गया, फिर मोल निकलना हो गया, मोलर मास निकलना हो गया, सारे पर एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा, उसको जरूर देखना आप लोग, ठीक है। न्यूमेरिकल का क्या होगा उसमें, जितना भी न्यूमेरिकल रहेगा आप लोग का साइंस का सारा चीज हम बता देंगे, ठीक है।
तो ऐसा भी याद रख लो, 1 मोल किसके बराबर होता है 6.02 × 10⁻23 कण के बराबर होता है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सही है। आगे बढ़ो, 20 नंबर क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन है। ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो सबसे पहले ऑक्सीजन का आप परमाणु संख्या तो बोल लो। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है 8 होता है। 8 को आप कैसे लिख सकते हो सर, 8 को लिखेंगे पहला कक्ष में 2 होता है, उसके बाद कितना बचा 6 तो बच रहा है, यानी 2,6 आपका सही उत्तर हो जाएगा। सही है। आगे देखो, प्रतीक कार्बन नीचे में 6 ऊपर में 12 से कार्बन की द्रव्यमान संख्या बताइए। द्रव्यमान संख्या दोस्तों हमेशा ऊपर वाला होता है। ऊपर वाला मतलब कौन, ये 12, ठीक है, ऊपर मत देखने लग जाना। तो दोस्तों ये होता है द्रव्यमान संख्या, ठीक है। ऐसे भी याद रखना, परमाणु संख्या से द्रव्यमान संख्या ज्यादा ही होता है, तो परमाणु संख्या कम हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या ज्यादा हो जाएगा, जो कि है 12। ऑप्शन नंबर बी को मार दो गोली। और बढ़ जाओ आगे 22 में, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक ए तथा परमाणु द्रव्यमान जेड है तो उनके परमाणु उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। मेरा एक फॉर्मूला आप लोग याद रखना, क्या परमाणु द्रव्यमान क्या बोला जेड, तो याद रखना परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। किसकी संख्या, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ये हो गया परमाणु द्रव्यमान। यानी कि जेड बराबर हो गया प्रोटॉन की संख्या, यहाँ पर ए है तो ए मान लो, अब बराबर क्या हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है। प्रोटॉन की संख्या, अब सर ये तो परमाणु क्रमांक दिया है, ये प्रोटॉन थोड़ी दिया, याद रख लो प्रोटॉन की संख्या जितना होता है उतनी ही परमाणु संख्या होती है, याद रखना मेरी बात को, ठीक है। क्या बोले, जितना परमाणु क्रमांक होगा उसी को हम लोग प्रोटॉन की संख्या बोलेंगे, या फिर जो प्रोटॉन की संख्या होगा उसी को हम लोग परमाणु संख्या भी बोलेंगे। यानी कि परमाणु संख्या दिया ए तो प्रोटॉन की संख्या भी ये हो गया, तो ए लिख दिए। न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है, एन बराबर, यहाँ पर प्लस है, सॉरी यहाँ पर प्लस है, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा जेड माइनस ए। जेड माइनस ए आपका परम सत्य उत्तर हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात। चलो जेड माइनस ए, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। तो ये आपको पहले भी मैं बोल चुका हूँ, जो गैसीय स्टेट है ना, गैसीय स्टेट, इन व्हिच स्टेट द एनर्जी इज इफ मॉलिक्यूल इज हाईएस्ट, तो गैसीय अवस्था में, ठीक है। गैस में देखो, गैस के कण हमेशा इधर उधर घूमते रहते हैं, हवा में इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर घूमते रहते हैं। बोले सर कितना चीज खाई दे रहे हो, अरे भाई ये गैस गैस के कण है, समझ रहे हो। और ठोस तो ऐसा है, बिल्कुल शांत स्वभाव का बैठा रहेगा। द्रव में थोड़ा बहुत घूमेगा, द्रव देखते हो पानी थोड़ा बहुत घूमेगा, लेकिन गैस के कण भाई तबाही मचाएगा, बहुत ऊर्जा होती है उसमें। अगला सवाल है, 10 डिग्री तापक्रम बराबर होती है, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब होता है 10 में 273 जोड़ दो, 273 केल्विन। समझ गए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलो आगे देखो जब भी सेंटीग्रेड से आप लोग को केल्विन में बदलना है तो 273 जोड़ देना, केल्विन से सेल्सियस में बदलना है तो 273 माइनस कर देना, बस इतना ही रूल है। निम्नलिखित में कॉपी में लिख देना, याद रह जाएगा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मिश्रण है। मिश्रण कौन है, तो वायु क्या एक मिश्रण, वायु में कई गैसों का मिश्रण, ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, हाइड्रोजन लेगा, मीथेन ईथेन प्रोपेन सब है। मतलब ऐसा कोई गैस नहीं है जो वायुमंडल में नहीं है भाई, सभी गैसें मिक्सर है वायुमंडल में, ठीक है। चलो आगे देखो, तो वायुमंडल क्या मिश्रण हो गया। Cl माइनस आयन की संयुक्ता इलेक्ट्रॉनिक संख्या, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत आप लोग कह सकते क्रिएटिव भी सवाल है, सोचने में मजा आएगा। देखो क्लोरीन आयन का क्या होता है, परमाणु संख्या 17 होता है। अब क्या बोल रहा है, माइनस बोल रहा है, क्या बोल रहा है Cl माइनस। अच्छा माइनस का मतलब पता है आपको, एक इलेक्ट्रॉन किसी को लेता या देता है, तो माइनस मतलब वो क्या ऋणी है, मतलब किसी से लिया होगा ना। आपके ऊपर माइनस चार्ज कब लगेगा, जब आप किसी से कुछ रुपया लोगे तब न ऋणी होगे, अगर किसी को दोगे तब तो आप धनी हो गए भाई, आपके पास तो बहुत सारा पैसा है। अगर किसी से आप लोगे तो आप ऋणी होगे, ऋणी मतलब माइनस चार्ज रहेगा, मतलब इसके ऊपर एक माइनस है, मतलब Cl एक इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है, मतलब पहले 17 था, अब कितना हो गया 18 हो गया। तो अब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख दो, 2,8 10 हो गया और 1 8 18 हो गया, यानी 2 8 8 हो जाएगा। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन पूछा यहाँ पर, संयोजकता इलेक्ट्रॉन ये बाहरी कक्ष में कितना है 8 है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। समझ रहे हो। और परमाणु संख्या कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, Cl माइनस का मतलब संख्या, टोटल संख्या, टोटल इलेक्ट्रॉन संख्या, परमाणु संख्या टोटल इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएगा और यहाँ पर 8 आपका बाहरी कक्ष में हो जाएगा। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। दोस्तों रदरफोर्ड जो हुआ था वो परमाणु केंद्रक बीच में जो नाभिक होता है उसके खोज के लिए जिम्मेवार है। गया था बीच में, टकरा के वापस चल गया था, टकरा के वापस चल गया था, तो इससे पता चला था बीच में कोई पॉजिटिव एनर्जी होती है। पॉजिटिव एनर्जी यानी कि परमाणु केंद्रक होता है, नाभिक होता है। अगला सवाल, 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान क्या होगा। तो द्रव्यमान बोला है, मोल संख्या बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। मोल संख्या कितना है 0.5 है,
H2O का दिया गया द्रव्यमान नहीं है, निकालना है, और मोलर द्रव्यमान कितना होता है तो 18 होता है। 18 को गुना कर दो 5 से, 18 5 90 यानी 9 आंसर हो जाएगा, 9 ग्राम 9 ग्राम। ठीक है, और ऐसे न्यूमेरिकल में स्पेशल वीडियो लाऊंगा, चिंता मत करो, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर पानी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मियों में अधिक आरामदेह होता है? आप लोग जानते होंगे, आप लोग पहनते भी होंगे सूती कपड़ा गर्मी के दिन में। सिंथेटिक पहनोगे, सिल्क पकड़ोगे, पॉलिस्टर पहनोगे, ये तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगा भाई, पहन नहीं पाओगे। निम्नलिखित मिश्रणों में से किसकी में से विलयन की पहचान करें? कौन विलयन है यहाँ पर? तो 30 का दोस्तों सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर जल। समुद्री जल क्या है? एक प्रकार का विलयन है। किनाल किरणें किसका पुंज है? तो ये दोस्तों प्रोटॉन का किरण पुंज होता है, और ये किनाल किरण जो होती है ना धन आवेशित होता है। ऐसा ही पूछ सकता है, किनाल किरणें कौन आवेशित होता है, कौन आवेश होता है उसमें? तो उसमें धन आवेश होता है, ये प्रोटॉन का किरण पुंज है। ठीक है ना, तो 31 का सही उत्तर ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस तत्व के परमाणु में 18 न्यूटन, किसी तत्व के परमाणु 18 न्यूटन है और 17 प्रोटॉन है, तो परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? तो परमाणु द्रव्यमान आपको निकालना है, तो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, तो 18 प्लस 17 कर दो, मतलब 17 प्रोटॉन है, 18 न्यूटन है, कर दो 35, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। बहुत आसान है। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉन विन्यास निम्न में से कौन सा है? सोडियम का सही इलेक्ट्रॉन विन्यास Na का क्या होता है? 11 होता है। 11 को कैसे लिखोगे? 2, 8, 10 हो गया, और 1 11 हो गया, तो 2, 8, 1, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सही है। आगे बढ़ो, 34 नंबर। 1.8 H2O की अणुओं की संख्या है दोस्तों, ये न्यूमेरिकल है, इसको याद रखना, ये हो जाए 6.022। ठीक है, 6.022 × 10⁻22 आंसर हो जाएगा इसका। मैं आप लोगों को सॉल्व बाद में जब न्यूमेरिकल करूंगा तो करा दूंगा। ठीक, आत्महत्या का थैला, तो आत्महत्या का थैला बहुत इंपॉर्टेंट, लाइसोसोम को कहते हैं, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका का पावर हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया, कई बार पूछा जाता है। टैगिट्स पाए जाते हैं, ये भी कई बार पूछा गया। जाइलम में दोस्तों टैगिट्स पाए जाते हैं, आप लोग को पहले भी मैं बता चुका हूँ। मलेरिया का रोग भाग क्या है? तो मलेरिया मच्छर से फैलता, मलेरिया मक्खी नहीं, मच्छर से फैलता है ना, तो 38 का बी सही हो जाए, मच्छर से। नेक्स्ट देखिए क्या है? ओजोन गैस पाई जाती है दोस्तों, ओजोन गैस जो पाई जाते हैं वो पाई जाते हैं समताप मंडल में। क्या इसमें? समताप मंडल में। ठीक है, पौधों द्वारा संश्लेषित पदार्थ क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो पौधों द्वारा संश्लेषित पदार्थ ना आप लोगों का ये जैव रसायन कहलाता है। ठीक है, कि स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है, इस यंत्र को क्या कहते हैं दोस्तों? आप लोग बाइक चलाते होंगे, कार भी चलाते होंगे, चलो कार तो आप लोग नहीं चलाते हो, बाइक तो चलाते होंगे ना, तो आगे की मीटर लगा रहता है, उसमें देखे होंगे दिखा रहता है कितना किलोमीटर चला, ठीक है, वो लिखा रहता है। तो इस यंत्र को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं क्या? ऑडोमीटर। ठीक है, यंत्र लगा होता है जो तय की गई दूरी को मापता है, कितना किलोमीटर चला कितना नहीं, यहाँ पर दिखते रहता है। ठीक है, कभी कभी यहाँ पर एक बटन होता है, उसको दाब के आप लोग जीरो भी कर देते होंगे। ठीक है, दबाओगे तो 0 किलोमीटर हो जाएगा, होता है ना। कभी कभी खुरापाती करते होंगे कि अभी बाइक लेके चल गए हैं, पिताजी डांटेंगे कितना किलोमीटर हुआ, चलो भाई इसको दाब के 0 करते हैं, लेकिन जो मेन मीटर ऊपर में बड़ा सा लगा रहता है वहाँ पर सब कुछ उठता रहता है मेरे भाई। मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं क्या? ऑडोमीटर, यानी चली गई दूरी को जो मापने वाला यंत्र होता है उसे ऑडोमीटर बोलते हैं। और जिससे स्पीड मापते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको स्पीडोमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑडोमीटर सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर ए। सरल रेखीय गति का उदाहरण, सरल रेखीय गति, एक रेखा में सरल रेखा में कौन गति करता है? जो सरल रेखा में चलेगा। सरल लोलक की गति नहीं, वो तो ऐसे 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 होगा। सूरज के चारों नहीं, वो तो घूर्णन गति, गोल गोल घूमेगा। क्या हो जाएगा इसमें? सड़क पर कार की गति, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का। इकाई समय में निश्चित दिशा, देखो समझ लो, चीजों को समझो ताकि आप लोग इससे कोई भी सवाल पूछे तो बना सको। रटने से यार सफलता नहीं मिलती है, समझने से मिलती है। मैं समझा रहा हूँ, अच्छे समझ लो और सभी को शेयर करना, क्योंकि आप मेरा जो प्रयास है सभी तक पहुंचना चाहिए ताकि सभी बच्चों तक पहुंचे, सभी बच्चे देखिए इसको। इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की दूरी करती है। देखिए क्वेश्चन आप बहुत कंफ्यूजन होता है। इस बार 2023 में मॉडल पर में जो सेट 1 था उसमें जारी क्वेश्चन दिया था, लेकिन उसमें क्या दिया था कि निश्चित दिशा में तय की दूरी। सुन लो मेरे भाई ध्यान से आप लोग, अगर सिर्फ इतना लिखा रहे कि निश्चित दिशा में तय की दूरी, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? विस्थापन बोलेंगे। कान खोल के सुन लो सभी लोग, जी हाँ मैं भी बोल देता हूँ कान खोल के, इसको क्या बोलता है? विस्थापन बोलते हैं। अगर उसी में जोड़ दे कि इकाई समय में, तब हो जाएगा ये क्या? तब ये हो जाएगा आप लोगों का वेग। समझ रहे हो? निश्चित दिशा में तय की गई दूरी जो होती है उसे हम लोग विस्थापन बोलते हैं, और इकाई समय में मतलब विस्थापन बटे अगर समय कर दें हम तो क्या हो जाए? इसको वेग बोलेंगे हम लोग। समझ रहे हो? तो बस यहाँ पर इकाई समय बोला है कि पर सेकंड कितना होगा, तो पर सेकंड दोस्तों उसको जो होगा वो वेग कहलाएगा। समझ गए ना? चलो बहुत बढ़िया। एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है। अगर एक समान गति में चल रहा है, अभी मान लो 40 मीटर पर सेकंड यहाँ पर है, यहाँ पर पहुंच गया, वहां भी 40 मीटर पर सेकंड ही है, आपको त्वरण निकालने बोलेगा तो कैसे निकालोगे? ये है u, ये है v।
आप लोग v माइनस यू बाई टी करोगे कि नहीं, ये त्वरण का फॉर्मूला होता है। ठीक है, त्वरण मतलब क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। तो भाई वेग में परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, यहाँ भी 40 है, इतना ढीठ है, यहाँ भी 40 मीटर पर सेकंड चल रहा है। तो जब वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, जब एक समान गति में चल रहा है, तो त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि पहले भी 40 अभी भी 40, 40 0 हो जाएगा ना। चलो, संवेग कैसी राशि है, तो संवेग याद रखना एक सदिश राशि है। संवेग का फॉर्मूला भी याद रख लो, P इक्वल टू होता है एम भी, जहां पर m है वस्तु का द्रव्यमान, b है वस्तु का वेग और p मतलब वस्तु का संवेग। ठीक है, इसका ऐसा मात्रक होता है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, यह गुण कहलाता है। सभी वस्तुएं, चाहे दुनिया कोई भी वस्तु हो, अगर कोई आप सोए हैं तो सोए ही रहने जाएंगे, चल रहे हैं तो एक रिदम में चल ही रहे हैं, तो क्या होता है, ये जड़त्व का गुण होता है। किसका, जड़त्व का गुण होता है। कोई वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहिए जब तक कि बाहरी बल उस पर न लगाया जाए। संवेग का मतलब, अभी मैंने बोला संवेग का मतलब क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर कभी भूल जाओगे तो कैसे निकालोगे, तुम एम पी को एम बी होता है, पता है एम का क्या होता है, केजी होता है, और भी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। तो केजी मीटर पर सेकंड हो जाएगा किसका, संवेग का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखो, यदि दो वस्तु ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 6 और 34 केजी हो तो किसका जड़त्व अधिक होगा, ए का जड़त्व बी से अधिक है, बिल्कुल भी नहीं, ए का द्रव्यमान कम है, जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका जड़त्व अधिक। बी का जड़त्व ए से अधिक होगा, बिल्कुल सही बात है, बी का वजन ज्यादा है, देख लो 40 केजी है, तो बी का जड़त्व जो है ए से ज्यादा होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाकी दोनों का जड़त्व बराबर तो होगा नहीं, ए का जड़त्व और बी का जड़त्व शून्य भी तो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। न्यूटन का कौन सा गति का नियम ही गति का वास्तविक नियम है, तो इसको याद रखना दोस्तों, जो गति का दूसरा नियम है ना, मतलब द्वितीय गति का नियम, मतलब न्यूटन का दूसरा नियम जो है, इसको वास्तविक नियम बोला जाता है। ठीक है, जिसमें आप लोगों को F इक्वल टू एम ए का रिलेशन मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 9 का क्या हो जाएगा, 9 का जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय नियम सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण कैसा, गुरुत्व त्वरण जो जी होता है कैसा मतलब क्या होता है, तो ये उसका होता है मीटर पर सेकंड। जी को क्या होता है 9.8 मीटर पर, वैल्यू भी याद रखना है, वैल्यू भी पूछ जाता है कभी कभी, ये ऐसा मतलब क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वैल्यू पूछेगा तो 9.8। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, किस बल के कारण, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो कौन कौन सा बल के कारण, क्यों नहीं दूर फेंका जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो 11 का ए जो है बिल्कुल परम सत्य उत्तर हो जाएगा। 12 देखो क्या बोल रहा है, यदि सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक जी कैसा मतलब, कि कल भी बताया था मैंने, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। कैसे होता है मैंने कल का वीडियो में बताया था, देख लेना। हर एक वीडियो को देखो, मैं कह रहा हूँ जितना वीडियो में बना रहा हूँ उतना देखोगे, एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगा, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कहते हैं ना कि नन्ही चिट्ठी जब दाना लेकर चढ़ती है, नन्ही चिट्ठी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों से 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भर देता है, चढ़कर गिर के चढ़ना उसे ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बस इस पर कोशिश करते रहो, मेहनत करो, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, रिजल्ट भी बढ़िया आएगा। उसके बाद हम लोग 10 में फोड़ना ही फोड़ना है। अगला सवाल है कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा। बीच का दूरी हमको पता है क्या होता है, F इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर। यही जो दूरी है ना, इसको आधा कर देंगे, मतलब अभी r है तो r/2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, चलो r/2 करते हैं। तो क्या था फॉर्मूला था, जी एम एम बाई आर स्क्वायर, आर मतलब r/2 का स्क्वायर कर देते हैं आप, तो क्या हो जाएगा, जी एम एम बाई आर स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। मेन बटा कौन वाला है, ये वाला है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है ना, तो 4 चल जाएगा बेचारा ऊपर, 4 चल गया ऊपर, तो हो गया क्या, जी एम एम बाई आर स्क्वायर, यानी जी एम एम बाई आर स्क्वायर, ये तो हम लोग का फॉर्मूला होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का कितना गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है ना मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 गुना बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सॉरी, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। 1/4 होता तो 4 गुना घट जाता। द्रव्यमान का मान सभी जगह पर क्या होता है, समान होता है। द्रव्यमान यानी कि m मास हर एक जगह पर समान होगा। आप अपने घर में निकालो, बाहर में निकालो, यहाँ निकालो, वहां निकालो, पृथ्वी पर निकालो, चाहे चंद्रमा पर निकालो, चाहे सूर्य में निकाल लो, जहां भी निकालना है निकाल लो, सूर्य में तो पहुंच नहीं सकते, वैसे कहीं भी निकालो, किसी भी ग्रह में निकालो, द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता, हमेशा समान होता है। बदलता है तो भार बदलता है। क्यों बदलता है, क्योंकि भार इक्वल होता है एम जी होता है, जी का मान हर एक बार बदल जाता है, इसलिए दोस्तों आपका यहाँ पर भार भी बदल जाता है, लेकिन द्रव्यमान एम कभी भी नहीं बदलता है, उसमें कणों की संख्या समान होती है। अगला सवाल है, दिए गए चित्र में पदार्थ के किस कण की किस अवस्था के कणों को दिखाया गया है, तो 15 का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठोस के कणों को दिखाया गया है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से ही मिलती है, इससे पदार्थ के कण के किस गुण का विशेषता होता है पता चलता है। तो दोस्तों अगरबत्ती का सुगंध आपको दूर से ही पता चल जाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण का पता चलता है,
इससे पता चलता है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील हो रहे होते हैं और गतिशील अवस्था में हमारी आंखों तक, सॉरी आंख बोल रहे हैं, नाक तक पहुंच जाते हैं गति करके और हमें सुगंध महसूस हो जाता है। 16 का डी सही हो जाएगा। 17 देखो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में किस पदार्थ में विसरण की गति तेज होगी? कौन सा पदार्थ में विसरण की गति तेज होती है दोस्तों? तो गैस में, याद रखना गैस में सबसे अधिक तेज विसरण होती है। तो गैस कौन है यहाँ पर? ऑक्सीजन ही तो है, एकमात्र, तो ऑक्सीजन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है आप लोग का, वायुमंडल दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं। क्या बोल रहा है कि वायुमंडल दाब पर 1 केजी का बर्फ है, उसको क्या उसमें बदल रहे हैं? द्रव पर बदल रहे हैं। ठोस गलनांक, उसके गलनांक पर द्रव बदलने की क्रिया जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? मतलब 1 केजी ठोस कोई भी चीज़ है, मान लो बर्फ ही है या ऐसा जरूरत नहीं है, कोई भी 1 केजी है, ठीक है। अब बर्फ ही मान लो, बर्फ ही होता है ना, तो बर्फ ही मान लो 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर जितना डिग्री में गलता है उस पर द्रव में बदलने की जितने उसमें जितनी ऊर्जा लगती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं संगलन की गुप्त उष्मा बोलते हैं। यानी 18 का सी सही उत्तर हो जाए। क्या बोलते हैं उसको? गुप्त उष्मा। मतलब समझ लो, अगर एक स्टेट से दूसरा स्टेट जाने में, मतलब अरे स्टेट मतलब राज्य नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या सा है, बर्फ है, बर्फ से क्या बन रहा है? बर्फ से पानी बन रहा है, तो इसको तो एनर्जी चाहिए ना, उसको बोलते हैं गुप्त उष्मा, संगलन की गुप्त उष्मा। क्या द्रव में अवस्था में परिवर्तित हुई बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया? बोला द्रव अवस्था में परिवर्तन में सीधे ठोस रहता है, ठोस से सीधा गैस बन हवा में उड़ जाता है। तो क्या होता है? आप लोग कपूर देखे होंगे, कपूर आप लोग रख देते होंगे। नेप्थोलिन देखे होंगे, नेप्थोलिन रख देते होंगे, कुछ दिन बाद वो नहीं मिलता है। क्यों? वो द्रव नहीं बनता, डायरेक्ट जाके आकाश में उड़ जाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ, ऊर्ध्वपातन हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन, उड़ जाता है, ठीक है, उड़ जाता है ऊर्ध्वपातन। क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्वथनांक से कम ताप पर क्या कहलाती है? मतलब इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। मतलब जितना क्वथनांक नहीं है, ठीक है, उससे भी कम ताप पर क्या हो जाए? बाष्प बन जाएगा, बाष्प होके उड़ जाएगा, तो उसे बोलते हैं बाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 0 डिग्री यानी 0 + 273 जोड़ 2 केल्विन में बदल जाएगा, दैट इज 273 केल्विन, ठीक है, 273 केल्विन। अगला है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का निम्नलिखित में से कौन बिंदु द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या करता है? तो 22 का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो निर्मित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल परम सत्य उत्तर। बहुत महत्वपूर्ण सवाल, अच्छे से देख लो। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 यू है, इसका अर्थ क्या है दोस्तों? तो 16 यू मतलब क्या होता है? 16 ग्राम है, तो बस इसका सिंपल सा मतलब है 16 यू है, यानी कि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 ग्राम है। बाकी उतना तामझाम कोई जरूरत नहीं है, सब पढ़ने का भी जरूरत नहीं होगा, ठीक है। काहे भाग रहा है तू यार, काहे भाग रहा है? भूख लगाई क्या? खाना खाने का टाइम हो गया? वैसे तो मुझे भूख लगा, मैं नहीं खाना खाऊंगा, तुम काहे भाग रहा है? हो गया। अब देखो क्या बोल रहा है, किसी यौगिक के वह, ये तो हो गया, किसी यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है उस यौगिक के सभी गुण को प्रदर्शित करता है कहलाता है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? अणु। क्या बोल रहा है कि किसी यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है, परमाणु स्वतंत्र रूप में नहीं रहते हैं जबकि अणु स्वतंत्र रूप में रहते हैं, उसके यौगिक सभी गुणों को प्रदर्शित करता है। तो 24 का सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उसको हम लोग अणु बोलते हैं, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चतुर परमाणु है? चतुर परमाणु 4 परमाणु, 4 परमाणु किसमें देख लीजिए, 1 नाइट्रोजन है, 3 को हाइड्रोजन है, 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, 4 हो गया ना, तो इसमें 4 परमाणु। इसमें कितना परमाणु देख लो, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 3 परमाणु है। इसमें कितना परमाणु है? 2 परमाणु है, नाइट्रोजन सोडियम और क्लोरीन, ठीक है। उसी प्रकार इसमें भी सब में देख सकते हो, इसमें कितना परमाणु है? 1 2 5 3 5 परमाणु है। 36 ग्राम जल को मोल में बदले, मोल मतलब होता है दिया के द्रव्यमान, मतलब 36 ग्राम बटे मोल द्रव्यमान, मोल कितना होगा जल का? H2 का 18 हो जाएगा, ठीक है, 18 दूनी 36 यानी 2 मोल इसका सही उत्तर हो जाएगा। गॉट इट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान क्या होगा? 5 मोल नाइट्रोजन गैस, तब मोल की संख्या n बराबर दिया है, दिया गया द्रव्यमान बटे कुल, दिया गया द्रव्यमान बटे मोल द्रव्यमान, 5 मोल दिया गया है, दिया गया द्रव्यमान को निकालना, द्रव्यमान कितना होगा? मोल द्रव्यमान, मोल द्रव्यमान कौन सा है? नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन गैस है ना, लिखा हुआ है नाइट्रोजन गैस, तो नाइट्रोजन का होता है कितना? 14, इसका हो जाएगा 28, 28 को 5 से गुना कर देना, हो जाएगा 140 kg, यही जो बोलना बोलो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है,
कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं दोस्तों, चलिए देख लो। कोशिका का बिजली घर हम लोग वो किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है, किसका अपना डीएनए अपना राइबोसोम होता है, तो 29 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का ही। नेक्स्ट हम लोग का है 29 का डी हो गया। 30 नंबर देखो क्या बोल रहा है किस कोशिकाओं को आत्महत्या की थैली कहा था, तो आप लोग पहले से याद कर लिए होंगे, लाइसोम को आत्महत्या की थैली बोलते हैं दोस्तों। प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण दोस्तों क्या है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण बैक्टीरिया है। 31 का क्या हो जाएगा, 1 मिनट, 31 का बी ना, हाँ चलो बैक्टीरिया है, सही है। 32 देख लो क्या बोल रहा है कि झिल्ली जीवात जनन की प्रक्रिया होती है, झिल्ली जीवात जनन की प्रक्रिया होती है, तो 32 का उत्तर हो जाएगा अंतर्वृत्त जालिका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद है एक जीव में गुणसूत्र की संख्या 18 है और उस जीव के अंडे में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी। इसको आप लोग सभी विद्यार्थी जो इस वीडियो को देख रहे हो यहाँ तक पैसेंस से देखे हो, आप लोग सच में अच्छा करना चाहते हो, इसका वैल्यू कमेंट में जरूर बताना इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। और नहीं तो मैं आप लोग बाद में कमेंट में पिन कर दूंगा, जरूर इसका कमेंट में बोलना आंसर कितना होगा। पौधों में जल एवं खनिज लवण का वहन संबंध कौन करता है दोस्तों, तो पौधों में जल और खनिज लवण का वहन कौन करता है, जल का वहन करता है जाइलम और भोजन का वहन करता है क्या, फ्लोएम। तो जल और खनिज लवण का वहन कौन करता है, जाइलम करता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रक्त एक उत्तक है, रक्त क्या है, रक्त एक उत्तक है, पेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक, संयोजी उत्तक, मांसपेशी उत्तक। दोस्तों रक्त क्या है, एक संयोजी उत्तक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 36 का सी सही हो जाएगा। अस्थि एवं मांसपेशी को जोड़ने वाली रचना, अस्थि और मांसपेशी को जो जोड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, तो उसको हम लोग टेंडन बोलते हैं। तो 37 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 37 टेंडन सही हो जाएगा। और 38 में पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल होती है, क्या कहलाता है, पैरेन्काइमा जिसमें क्या होगा, क्लोरोफिल होगा, क्लोरो होगा तो क्लोरोनकाइमा हो जाएगा, यानी कि क्लोरेनकाइमा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लोरोफिल तो क्लोरेनकाइमा हो गया, पैरेन्काइमा प्लस क्लोरोफिल तो क्लोरेनकाइमा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। किस उत्तक के विभाजन से पौधे की लंबाई बढ़ती है दोस्तों, तो कौन सा उत्तक जिसका विभाजन होता है तो पौधों की लंबाई बढ़ जाती है, ये होता है विभेद्योतक, 39 का ए। कि आंतरिक सतह किस उत्तक की बनी होती है दोस्तों, तो आंतरिक सतह किसकी बनी होती है, एपिडर्मल की बनी होती है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। थके अभी पैर न हिम्मत अभी हारी है, ना थके कभी पैर न हिम्मत अभी हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए सफर अब भी जारी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज आप लोग साइंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 40 सवाल देखने वाले, जो जैक का ऑफिशियल क्वेश्चन पर बिल्कुल वही आप सभी के समक्ष लेकर आए हैं, ठीक है। 2023 के लिए काफी महत्वपूर्ण है, बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है, एक सवाल को देख लेना और आपको कितना आता है 40 में जरूर कमेंट करके बोलना, क्योंकि ये जैक ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है जो झारखंड बोर्ड के एग्जाम में जो पूछा जाता है वही, ठीक है। तो इसी प्रकार क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या सवाल है और उसका क्या क्या जवाब होता है, बहुत ही शानदार तरह से हर एक चीज को समझा दूंगा, आपको रटने की जरूरत नहीं है भैया। तो चलो देखते हैं, चैनल पर पहली बार है प्लीज सब्सक्राइब कर लेना अच्छे से वीडियो देखने के लिए, इसके बाद वीडियो का बाढ़ आएगा कल परसों, क्योंकि एग्जाम में आप लोग का हर ही वीडियो देखना, एग्जाम में बहुत बढ़िया नंबर है। चलिए उस वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या सवाल है। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल हमारा क्या है, देख लीजिए, त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है दोस्तों, त्वरण का ऐसा मात्रक बच्चा बोलेगा, जी हाँ दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, याद रख लो। वेग का भी पूछ सकता है, तो वेग का पूछेगा तो याद रखना, वेग का होता है मीटर पर सेकंड होता है वेग का, ठीक है, और त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है, सदिश राशि नहीं है मतलब इसमें दिशा नहीं होगा, जिसमें अगर डायरेक्शन है दिशा है तो वो सदिश होगा, वो वेक्टर होगा, अगर वो दिशा नहीं है डायरेक्शन नहीं है तो वेक्टर नहीं होगा, वो स्केलर क्वांटिटी होगा। तो क्या हो यहाँ पर सदिश कौन नहीं होगा, तो दोस्तों देखिए विस्थापन में भी दिशा होती है, त्वरण में भी दिशा होती है, भार में भी होती है, बट ये एक्चुअली चाल जो होता है इसमें कोई भी दिशा नहीं होती है। हाँ इसकी जगह पर अगर वेग लिख देता दोस्त, वेग तब वो सदिश हो जाता, लेकिन वेग नहीं है, चाल सदिश राशि नहीं होता है, याद रखना वेग होता है। इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी क्या होती है, इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, बहुत बढ़िया सवाल है, देख लो। इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को बोलते हैं चाल। बोलोगे सर कभी तो कभी वेग बोल देते हो, सुनो, इकाई समय में निश्चित दिशा में अगर बोल देगा तभी वेग होगा, यही तो वेग और चाल में अंतर है ना, कि वेग में दिशा होती है, चाल में दिशा नहीं होती, इसीलिए तो दोस्तों आगे में क्या हो गया, चाल आप लोगों का सदिश राशि नहीं हुआ ना, क्योंकि चाल में दिशा नहीं होती है। अगर दिशा जोड़ देगा, डायरेक्शन इसमें जोड़ देगा, द डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम इन ए फिक्स डायरेक्शन, ठीक है, अगर निश्चित दिशा में इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगी, वेग हो जाएगा। वही सवाल ऐसा भी पूछ सकता है कि इकाई समय में अगर नहीं देगा, सिर्फ लिखेगा निश्चित दिशा में वस्तु के द्वारा तय की गई, निश्चित दिशा में अगर बोल देगा, ध्यान सुन लो, अगर निश्चित दिशा में सिर्फ बोला वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी तो वो विस्थापन होगा, समझ लो। क्वेश्चन अलग अलग पूछ सकता है, जो आप लोग इस पर मॉडल फॉर्म में था, काफी सारे बोलो सर गलत है, आपने गलत बता दिए, अरे भाई निश्चित दिशा में सिर्फ दूरी पूछा है, निश्चित दिशा में तय की दूरी को विस्थापन बोलते हैं, हाँ, लेकिन वही पूछता है कि इकाई समय में, तब आपका हो जाता वेग।
लेकिन यहाँ इकाई समय वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी बोल रहा है, कोई दिशा नहीं है भाई, तो क्या हो जाएगा, ये चाल हो जाएगा, याद रखना। इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी चाल होता है, वहीं अगर निश्चित दिशा में इकाई समय वस्तु के द्वारा तय की दूरी बोले तो वेग होता है। ऑप्शन भाई एक बिल्कुल परम सत्य उत्तर होगा। आगे देखो 4 नंबर क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सही है, तो आप लोगों को फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस मतलब वस्तु के द्वारा चली गई दूरी, यू मतलब होता है प्रारंभिक वेग, ए मतलब वस्तु का त्वरण और टी मतलब उतना दूर चलने में लिया गया समय। अगला सवाल है 3 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर 12 न्यूटन का बल लगाने से उत्पन्न त्वरण होगा। 3 केजी के द्रव्यमान का वस्तु है, 12 न्यूटन बल लगा दे रहे हो, द्रव्यमान कितना है तो लिख दो m बराबर 3 केजी, सही है। फोर्स कितना है, F बराबर 12 न्यूटन, सही है। आपको निकालना है क्या, उत्पन्न त्वरण, तो हम लोग जानते हैं F इक्वल टू एम ए होता है, F इक्वल टू एम ए होता है। F कितना दिया है, F दिया है 12, M दिया है 3, A निकालना है तो A बराबर कितना होगा 3 4 12 यानी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला देखेंगे 4 वस्तुओं ए बी सी डी का द्रव्यमान इतना दिया है, सबसे अधिक जड़त्व किसका, तो याद रखना सबसे अधिक जड़त्व उसी का होता है जिसका द्रव्यमान सबसे ज्यादा होता है। 18 केजी सबसे ज्यादा है तो डी का जड़त्व सबसे अधिक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन के गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है, तो न्यूटन की गति का दोस्तों दूसरा नियम जो है ना वही बोलता है F बराबर ma, किसी वस्तु पर लगाया गया बल, ठीक है, वो मतलब यही वाला क्या बोलता है, न्यूटन का दूसरा नियम है उसको परिभाषित करता है, F बराबर ma होता है, ठीक। संवेग परिवर्तन की दर लगाए बल के समानुपाती होता है। अगला सवाल है किसी द्रव्यमान m और जिसका वेग v है का संवेग क्या होगा, सिंपल फॉर्मूला याद रखना, p इक्वल टू क्या हो जाएगा mv हो जाएगा, तो mv कहाँ पर है देख लो, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। वहीं अगर काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा का पूछता है तो गतिज ऊर्जा होता है हाफ mv स्क्वायर, याद रखना, ये भी पूछ सकता है। स्थितिज ऊर्जा पूछेगा तो उसका होता है mgh, ये तीनों फॉर्मूला याद रखना, ये होता है गतिज ऊर्जा का, ये होता है स्थितिज ऊर्जा का और ये होता है संवेग का mv। नेक्स्ट है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान क्या है, बड़ा जी का मान बोला, ध्यान देना, बड़ा जी का बोला है, छोटा जी का मत लिख देना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बड़ा जी का बोला है तो 6.67 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इज द परम सत्य उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर छोटा जी का मान पूछता, मैं हर एक चीजों को इसलिए समझा रहा हूँ कि इससे क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं और 100% होंगे जो मैं बोल रहा हूँ, इसलिए ध्यान से सुन लो, मेरे वीडियो को ध्यान से देखो। छोटा जी का बोलेगा तो लिखोगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वहीं अगर ये भी बोल सकता है कि गुरुत्व त्वरण मतलब छोटा जी बोलता है, गुरुत्व स्थिरांक मतलब बड़ा जी बोलता है, गुरुत्व त्वरण मतलब छोटा जी, गुरुत्व स्थिरांक मतलब बड़ा जी, तो बोल दिया सर गुरुत्व त्वरण का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो त्वरण का ऐसा मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ गए, आगे बढ़ेंगे। 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का भार क्या होगा, भार मतलब वेट, W इक्वल होता है m इंटू जी एम जी, एम कितना है देख लो 1 किलोग्राम है, जी का वैल्यू होता है 9.8, छोटा जी का वैल्यू तो 9.8 इंटू 1 9.8 हो जाएगा और भार क्या मतलब होता है न्यूटन, तो 9.8 न्यूटन परम सत्य उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा है खींचे हुए रबर के छल्ला 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 में कौन सी ऊर्जा होगी, रबर का छल्ला खींच के मारना किसी के हाथ में चटाक से लगेगा, कौन सी ऊर्जा होती है उसमें, बहुत कोई किए हो ना आप लोग, मैंने भी किया, आप लोग भी किए होंगे ना, कि रबर को खींचा मारा चटाक से मारा पटाक से लगा, दिया उठा के उधर से भी आपको एक झाप, तो ये उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, मतलब मारने में नहीं, जो रबर का छल्ला आपने खींच लिया ना, इसमें दोस्तों स्थिति ऊर्जा होती है। अब खींच के अब स्थिर है, एकदम चुपचाप है, जैसे छोड़ोगे जाके मारेगा फटाक से, क्यों, क्योंकि उसमें स्थिति ऊर्जा है, ठीक है, वो गति में थोड़े चुपचाप रेस्ट में, लेकिन फिर भी उसमें ऊर्जा है ना, तो स्थिति ऊर्जा हो गया। किसी भी स्थिर वस्तु में जो ऊर्जा होती है उसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, कोई गतिशील वस्तु में जो ऊर्जा होती है उसे बोलते हैं गतिज ऊर्जा। What is the energy stored in the stressed rubber band? That is potential energy. ऑप्शन नंबर 1 स्थितिज ऊर्जा। किसी तरंगदेश भी किसी तरंग का तरंगवेग भी तरंगदेश लेमडा तथा आवृत्ति ईटा में संबंध क्या है, तो इसका सिंपल फॉर्मूला v इक्वल टू एन लेमडा, ठीक है, v इक्वल टू एन लेमडा। आवृत्ति को n से सूचित कर रहा है, n भी लिखता है कोई इटा भी लिखता है, जो लिखना लिखो, तो ये याद रखना v इक्वल टू एन लेमडा होता है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर देखो क्या बोल रहा है, तरंग के आवर्तकाल t तथा आवृत्ति f में क्या संबंध होता है, तो सिंपल सा संबंध होता है, f इक्वल टू हो जाता है 1/t, और अगर आपको t इक्वल लिखना है, t इक्वल हो जाता है 1/f, तो आपको जो लिखना है लिखो, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सॉरी बी सही हो जाएगा, 2 नंबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन पदार्थ है, पदार्थ जिसको आप छू सकते हो, जिसको आप छू सकते हो, जो स्थान गिरता है, गंध तो कोई स्थान नहीं गिरता है, छू आप सकते हो नहीं गंध को, ठंडा को भी छू नहीं सकते हो, प्रेम को भी छू नहीं सकते, तो महसूस करने वाला चीज है प्रेम, समझ रहे हो, महसूस होता है किससे प्रेम हो जाएगा, तो समझ दिन रात का नींद उड़ जाएगा आपका, लेकिन अभी मत उड़ाओ भाई, अभी पढ़ाई करने के समय पढ़ लो। तो कौन सा होता है पदार्थ, ठंडा पेय, कोल्ड ड्रिंक्स छू सकते हो ना, कोल्ड ड्रिंक्स को भाई छुएंगे क्या सर, पी जाएंगे गटगटा के, तो 4 नंबर सही हो जाएगा, वो पदार्थ है, ठीक।
कौन सा पदार्थ है? द्रव है भाई। निम्नलिखित में कौन कोलाइड है? तो कोलाइड दोस्तों हो जाए यहाँ पर गोंद, ठीक है। गोंद मतलब जानते ही होंगे, बाकी बताने की जरूरत है ही नहीं। यौगिक का उदाहरण, यौगिक मतलब ये बहुत सारे तत्वों से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर देखिए तांबा तो नहीं है, हाइड्रोजन भी आप लोग का तत्व है, ऑक्सीजन भी तत्व है, जल क्या होगा? तांबा भी तत्व है, कॉपर जिसको बोलते हैं। जल होता है H2O। देखिए दो तत्वों का मिलन को कहते हैं ना यौगिक। हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये हो गया यौगिक। चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो, निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है। निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार कितना होता है भाई? 17 नंबर सवाल का जल्दी से जवाब दे दो। 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है मेरे भाई, याद रखना ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 18 देखो क्या बोला, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र, जिससे आप लोग डेली खाते हो, जिसके बिना पूरा खाना का स्वाद ही नहीं मिलेगा, जिसके बिना कोई खाना खा ही नहीं पाओगे, NaCl होता है, इसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। अगला सवाल है, कौन सा तत्व मुक्त परमाणु अवस्था में पाया? मुक्त मतलब वो क्या, किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा भाई, एकदम अपने आप में मस्त रहेगा। तो आर्गन, ये सारी इनर्ट गैसेस है, अक्रिय गैस है, इसीलिए मुक्त अवस्था में पाई। जितने सारे अक्रिय गैस है ना सभी मुक्त, कार्बन, आर्गन, जिनन, क्रिप्टन, ठीक है, नियॉन, ये सारी मुक्त गैसेस है। 5.85 ग्राम NaCl बराबर है, ये आपको निकालना है मोल। देखो सब मोल दिया है तो मोल निकालना है। मोल क्या होता है? मोल मतलब मोल, चलो एन मतलब है मोल संख्या n बराबर। दिया गया द्रव्यमान कितना है? 5.85 बटा मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान कितना है? तो NaCl का निकालना है। Na का कितना हो जाएगा दोस्त? Na का होता है 23 और आप लोग का Cl का हो जाएगा 35.5। Na का हो जाएगा 23 और प्लस Cl का हो जाएगा 35.5। दोनों को जोड़ देगा तो हो जाएगा 3 2 5, सॉरी ये 58.5 हो जाएगा, ठीक है। चलो 58.5 हो गया, तो मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 58.5। ये पॉइंट है तो ऊपर काट के 0 कर दो, 1 0, और यहाँ पर पॉइंट काट के नीचे क्यों 0 आ जाएगा? 2 को 0 हो जाएगा। तो 1 0 खत्म हो गया। यहाँ पर बचा क्या? 10 बचाना नीचे। अब यहाँ 58/58, तो 58 कट जाएगा, तो 1/10 जो होगा आपका मोल हो जाएगा। 1/10 बोलो या फिर 0.1, 1/10 है तो मार दो उसको। 21 नंबर सवाल आगे बढ़ेंगे। बोल रहा है क्या कि 6.022 इंटू 10/23 कणों के समूह को क्या कहता है? 6.022 इंटू 10/23 कण को बोलते हैं दोस्तों एक मोल, ठीक है। एक मोल में कितना संख्या होता है? एक मोल में कितना कण होता है? बोला अगर कोई पूछेगा कि एक मोल में कितना कण होता है दोस्त, तो एक मोल में याद रखना 6.022 इंटू 10/23 कण होता है, ठीक है, एक मोल में। अगला सवाल हमारा है, परमाणु के तीसरे कोष में अधिकतम से अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकता है? तो पहला कोष में होता है 2, दूसरा में होता है 8, तीसरा में होता है 18 और उसके बाद होता है चौथा में 32। क्या होता है? 32। कैसे इसको याद रखेंगे? 2 8 18 32। ये होता है K कोष में, ये होता है L कोष में, ये होता है M कोष में, ये होता है N कोष में। सही है। चलो आगे बढ़ेंगे। मैग्नीशियम का सही रासायनिक विन्यास क्या है? कौन सा है? तो मैग्नीशियम का रासायनिक विन्यास होता है, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या लिख दो, 12 हो जाएगा। इसको लिख सकते हो 2, 8 10 और 2 12। आई बात समझ में? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगर आपत्ति है तो दर्ज करा दो, नहीं आपत्ति है तो आगे बढ़ो। चलो आगे देखो अगला सवाल क्या है। किस कण में द्रव्यमान होता है परंतु आवेश नहीं होता है? दोस्तों किस में द्रव्यमान होता है परंतु कोई आवेश नहीं होता भाई? न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रन में कोई आवेश नहीं होता, वो न्यूट्रन है, बिल्कुल न्यूट्रल आएगा। हाँ बट उसका द्रव्यमान तो होगा कुछ ना कुछ। अगला सवाल है, किसी तत्व के परमाणु में 6 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन, परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? परमाणु द्रव्यमान यानी m मास बराबर होता है न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। न्यूट्रॉन कितना है? 6, प्रोटॉन है 6, हो जाएगा 12। समझ गया है? कोशिका का पावर हाउस क्या कहलाता है? पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखो 27 नंबर, पादप कोशिकाओं के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। पादप का नाम लेगा तो होगा कोशिका भित्ति, वही अगर जंतु का नाम लेता है कि जंतु कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को क्या बोलते हैं? तो उसको प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली बोलते हैं। याद रखना, जंतु कोशिका में जो होता है उसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली, जो पादप कोशिका में होता है वो तो बोलता है कोशिका भित्ति। ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ेंगे जी, चलो करेंगे मार। निम्नलिखित में से कौन फ्लोएम का भाग नहीं है? तो फ्लोएम का भाग दोस्तों यहाँ पर तीनों है, चलनी नलिका भी है, सखी कोशिका भी है, तंतु भी है, बट जो स्नायु है मेरे भाई 28 का 4 नंबर बिल्कुल परम सत्य उत्तर हो जाएगा। ये आप लोगों का क्या बोलते हैं? फ्लोएम का भाग नहीं होगा। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा उत्तक जल और खनिज लवण का वहन करता है? तो दोस्तों जो जाइलम होता है ना, जाइलम जल और खनिज लवण का वहन करता है। यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो गया, यहाँ मार दी, इसको समझ जानी, बच्चा ठीक किया था, ठीक है ठीक है, इसलिए देखो क्वेश्चन गलत हो गया। देखो तो जल और खनिज लवण का वहन कौन करता है दोस्तों? जाइलम करता है मेरे भाई। अगला सवाल है हम लोग का, कॉर्क कोशिका में पाया जाता है। कॉर्क कोशिका में क्या पाया जाता है? तो दोस्तों वहां पर सुब्रीन नामक पदार्थ पाया जाता है। सुब्रीन, हाँ
स्पाइरोगायरा क्या है? देखिए स्पाइरोगायरा वैसे तो एक कवक है, क्या है? कवक है। बट सुन लो मेरे भाई, ये एक थैलोफाइटा समूह से संबंधित, थैलोफाइटा, तो थैलोफाइट इसका उत्तर जाएगा एक किसका, सॉरी एक किसका, दो, थैलोफाइट एक किसका, दो। नेक्स्ट 32 में देखिए क्या बोल रहा है कि एक कोशिकीय जंतु है तो वो होता है अमीबा, अमीबा एक कोशिकीय जंतु होता है, याद रखना। नेक्स्ट है किस जंतु में, भाई रे कहाँ भाग जा रहा है यार, चलो देखो। नेक्स्ट दोस्तों क्या बोल रहा है कि किस जंतु में विषैले उपांग उपांग पाए जाते हैं? विषैले उपांग कौन? बिच्छू में। ऐसा काटेगा ना भाई जिंदगी भर नहीं बोलोगे, एकदम जला देगा जगह को, समझ रहे हो, उछला करेगा आपको। निद्रा रोग उत्पन्न करता है तो ट्रिप्नोसोमा से दोस्तों निद्रा रोग होता है। निद्रा रोग उत्पन्न करता है क्या? ट्रिप्नोसोमा। 34 का एक सही हो जाएगा, ट्रिप्नोसोमा से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या हम लोग का अगला सवाल 35 नंबर बोल रहा है कि पेचिस का कारक जीव है, तो पेचिस का कारक जीव क्या है? 35 नंबर सवाल देख लो, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एंड अमीबा, यानी 35 का जो होगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एंड अमीबा। अगला सवाल है हमारा, क्या सवाल है कि आयन मंडल का विस्तार कितना है दोस्तों? तो आयन मंडल का विस्तार आप लोग जानते होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ सुन लो, याद रख लो, 80 किलोमीटर से लेकर के 640 किलोमीटर तक आयन मंडल का विस्तार है। कहाँ से कहाँ तक? 80 किलोमीटर से लेकर 640 तक, ठीक है। ऐसे कहीं कि 80 से लेकर 400 भी दिया रहेगा तो भी उसको मार देना, मतलब 80 से स्टार्टिंग है, याद रखना। 10 डिग्री तापक्रम बराबर है, तो 10 डिग्री बराबर 273 जोड़ दो, 273 जोड़ दोगे तो 283 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। सॉरी ऑप्शन नंबर 283 बोला है ना, 2 सही हो जाएगा, 4 बोल रहा हूँ मैं। निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है दोस्तों? कौन तत्व नहीं है? तांबा तत्व है, ऑक्सीजन तत्व है, चांदी तत्व है, पानी जो है दोस्तों यौगिक है। क्यों? क्योंकि H2O पानी का होता है ना, H2 होता है तो यौगिक है, क्योंकि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कोई एक तत्व थोड़े है, तो ये यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन, दूध के उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि को कहते हैं, दूध के उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि को श्वेत क्रांति कहते हैं। और आज का अंतिम सवाल इथिलीन ब्रोमाइड है, तो उसे दोस्तों धूमक बोलते हैं। क्या? धूमक, समझ रहे हो।